दिल्ली में हाल ही में उर्दू टीचरों के ओहदों पर तकर्रुरी के नतीजे आए, जिनमें उर्दू पंजाबी से जुड़े नताइज में पास होने वाले उम्मीदवारों का फीसद 20 से भी कम है। ऐसे में तकर्रुरी के अमल और तकर्रुरी की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस मामले में सियासत शुरू हो गई है और इम्तियाजी सलूक के इल्जाम भी लग रहे हैं। पंजाबी टीजीटी टीचरों की तकर्रुरी में पीछे रह जाने वाले ये तमाम उम्मीदवार सीटेट क्वालिफाइड होने के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कई उम्मीदवार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर हैं, तो कई प्राइवेट स्कूलों में पंजाबी पढ़ा रहे हैं। इनका दर्द यह है कि ज्यादा नंबर लाने के बावजूद DSSB की पॉलिसी की वजह से इन्हें तकर्रुरी नहीं मिल सकी। इन उम्मीदवारों में शामिल हरप्रीत कौर ने 84 नंबरात हासिल किए। सिलेक्शन 70 नंबर पर ही होना था, लेकिन पहला पेपर पास नहीं होने की वजह से इनकी तकर्रुरी नहीं हो सकी। दूसरे उम्मीदवारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। सर एक्चुअली जो टीजीटी पंजाबी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारी 874 वैकेंसी में से सिर्फ 137 वैकेंसी है जो फिल हुई है और बाकी की सारी वैकेंसी हमारी खाली है। तो उस वैकेंसी को भरने के लिए हमेशा ऐसे ही किया जाता है कि इतनी वैकेंसी भरी जाती है और सारी की सारी वैकेंसी खाली जाती है। अब मेरे खुद 84 मार्क्स आए हैं, पर उसके बावजूद भी मैं इसको नहीं हासिल कर पाई। उसका कारण है बाकी सब्जेक्ट में जो मेरिट कर दी जाती है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग का रखा हुआ है। उनको हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको मेरिट कर दी जाए, जिससे बाकी कैंडिडेट्स ये सफ़र कर रहे हैं अच्छे नंबर लाने के बावजूद वो हमें ना करना पड़े। DSSB के जरिए 874 पंजाबी टीजीटी की पोस्ट निकाली गई थी, जिन पर सिर्फ 138 उम्मीदवार कामयाब हुए। मर्दों के जुमरे में 382 ओहदों के लिए सिर्फ 66 और खवातीन कैटेगरी में 492 पोस्टों के लिए 72 उम्मीदवार पास हुए, जिसके बाद इस पॉलिसी पर सवाल उठने लगे। और मेरे 93 मार्क्स हैं, जबकि DSSB की 21 की जो है इसकी गई है कट ऑफ 89 गई है। हमारे में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 130 140 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है DSSB का कि फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही दरखास्त करना चाहूँगी सबसे कि ये जो मेरिट है कंबाइंड बना दी जाए। 84 आए हैं, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो कि कट ऑफ से काफ़ी ऊपर हैं, जो कि 62 से तो काफ़ी हैं ऊपर, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका कारण है फर्स्ट पेपर में 2 बार रह चुका हूँ, 5 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो 5 साल से फर्स्ट पेपर के कारण रहा हूँ। नहीं तो सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर हैं मेरे, और मैं अच्छी तरह से पंजाबी में कमांड है मेरी। DSSB की टीचर तकर्रुरी पॉलिसी के तहत टीजीटी उम्मीदवारों को पहला पेपर जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर पंजाबी, उर्दू या फिर संस्कृत अलग अलग पास करना जरूरी है। लेकिन फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज में अंग्रेजी, हिंदी और रियाजी जैसे मजामीन के उम्मीदवारों को 20 नंबर के सवालात अपने सब्जेक्ट से हल करने होते हैं, लेकिन पंजाबी, उर्दू और संस्कृत के उम्मीदवारों को यह सहूलत हासिल नहीं है। अपने सब्जेक्ट के सवालात इनको नहीं मिलते। इसी वजह से पेपर A और पेपर B को मिलाकर मेरिट निकालने की दलील दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले कंबाइंड मेरिट बनती थी, किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, DSSB की खुद पॉलिसी पीजीटी में कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा रखी। टीजीटी में कुछ पदों में ये सारी चीज़ें ये छूट दे रखी है, तो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कुछ जो टीजीटी के हैं इनमें ही अलग अलग पास करने की कंडीशन क्यों लगा रखी है। और पिछली बार रिक्रूटमेंट 1 लड़की उर्दू में सेलेक्ट हुई थी, 7 लड़के पंजाबी में सेलेक्ट हुए थे, और अब भी रिज़ल्ट मायूस कुन है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिसी की कोई खामी है। दिल्ली में उर्दू टीचरों के इस मुद्दे को लेकर जब दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर चले गए। दिल्ली में पिछले दिनों बड़ी तादाद में वैकेंसी आई थी और ये उम्मीद की गई थी कि अब टीचरों की कमी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, लेकिन उर्दू के बाद जिस तरह से पंजाबी के असातिज़ा का मसला सामने आया है, उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मसला हल हुआ है या मुस्तकबिल में हल होने वाला है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं खामी इस पूरी पॉलिसी में है, जिसको पॉलिसी लेवल पर ही हल करना होगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
जागो पार्टी के सदर मंजीत सिंह जीके ने तकर्रुरी के अमल पर सवाल उठाया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मंजीत सिंह जीके ने कहा कि अगर सिर्फ 10 से 15% उम्मीदवार पास हो रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी, रियाजी को लेकर 20 नंबर का एडवांटेज पंजाबी उर्दू को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में दिल्ली में टीजीटी टीचरों की भर्ती हुई। उर्दू और पंजाबी की भी 800 और 900 के लगभग पोस्टें निकाली गई, लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। सिर्फ 10% के करीब ही उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके बाद इस पूरे मामले पर न सिर्फ सियासत होने लगी बल्कि यह सवाल भी उठने लगा कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। यही सवाल उठाया है जागो पार्टी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल क्या है आपका? आपको क्यों लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है? मैं ये समझता हूँ कि केजरीवाल गवर्नमेंट जो है ये उर्दू और पंजाबी की फॉर्मेलिटी कर रही है, क्योंकि हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। पहले पोस्टर ही निकाल रहे थे, पोस्टर निकाली है तो इनको जो एग्ज़ाम है वो ऐसा दे दिया गया कि इनकी पास परसेंटेज 10 से 12% ही सिर्फ रही। अगर 800 प्लस पंजाबी के हैं और 900 प्लस उर्दू के हैं, उनमें 10 से 15% पास हो रहे हैं, जबकि वो अपने सब्जेक्ट में टॉपर हैं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अंदर 20% की एडवांटेज दूसरे सब्जेक्ट्स में दी गई है। पंजाबी और उर्दू को आप क्यों नहीं दे रहे? मतलब आप जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से जो फॉर्मेशन हुई क्वेश्चंस की, जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया, उसमें जो सब्जेक्ट के जो सवालात दिए गया उसका सवाल उठा रहे हैं आप। देखिए, एक तो सवालात उनका पेपर टफ किया गया, दूसरी बात ये है कि उसको जो दूसरे सब्जेक्ट वालों को जो एडवांटेज दी गई 20% की, इनको नहीं दी गया। दूसरे सब्जेक्ट की मेरिट ये इकट्ठी काउंट कर रहे हैं, इनकी मेरिट ये अलग अलग कर रहे हैं, इसको मेरिट को क्यों नहीं ये इकट्ठी काउंट करते? मैं समझता हूँ कि ऐसा चक्कर चलाया जा रहा है भी किसी भी तरीके से इनको जो है ये फेल किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये केजरीवाल गवर्नमेंट आंखों में धूल झोंक रही है और नीयत साफ नहीं लगती। अपने सब्जेक्ट्स में टॉपर हैं, अगर उनको दूसरे सब्जेक्ट को तो जिस तरीके से पेपर की फॉर्मेशन कर रहे हो, आप उर्दू और पंजाबी की क्यों नहीं कर रहे हो? सो हमारा सवाल इसके ऊपर है कि ये नीयत नहीं लग रही इनकी कि जो अपने सब्जेक्ट्स में टॉपर हैं वो भी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरीके से देखें तो पहला जो पेपर था जनरल स्टडीज़ का, वो पास नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर उम्मीदवार। पंजाबी को अगर देखें तो सिर्फ 874 में से 138 उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने सीटेट पास करी हुई है उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रह जाता। जब सीटेट पास की है और यहाँ पे आके फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेपर की जो सेटिंग है वो प्लस जो उसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स को एडवांटेज दी जा रही, इनको नहीं दी जा रही, इसलिए पहले पेपर में ये नहीं क्लियर कर पा रहे। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जिन्होंने वैसे तो सीटेट किया है ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ठीक है आपने लेना है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए ना, कि दोनों को वही एडवांटेज दीजिए जो बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। और अगर बाकियों की आप मेरिट इकट्ठी कर रहे हैं तो इनकी मेरिट इकट्ठी क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ कि जो लाइन है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो ये वो सवाल है जो लगातार उठाए जा रहे हैं। डीएसएसबी ने जिस तरह से एग्ज़ाम लिया और उसके जो नतीजे आए, जिसका सीधा नुकसान क्या है? सीधा नुकसान ये है कि बच्चों को टीचर नहीं मिल पाएंगे। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमत उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने अलीगढ़ में मुतवक्किअ धर्म संसद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया को इस तरह के किसी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिससे समाज को खतरा हो। इन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे मुल्क में धर्म संसद पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जहाँ खुलकर जहर अफशानी हो रही है। ऐसे में जमत उलमा जिला व शहर यूनिट ये मुतालबा करती है कि अलीगढ़ के गंगा जमनी तहजीब और फ़िक़्ह वाराना हम आहंगी को मलहूज़ रखते हुए ऐसे किसी भी प्रोग्राम की इजाज़त न दी जाए। अभी धर्म संसद का होना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है और हम दरख्वास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन से भी और प्रशासन से भी, अलीगढ़ प्रशासन से और यूपी हुकूमत से कि इस पर बैन लगाया जाए। इसलिए कि जिस तरीके से इससे पहले धर्म संसद हुई हैं, मध्य प्रदेश में हुई, उससे पहले जो हरिद्वार में हुई, और जिस तरह जहर अफशानी की गई है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है और एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो कत्ल गारत गली की दावत दी गई है,
उससे माहौल ख़राब होगा। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि अलीगढ़ में इस पर बैन लगाया जाए, और अलीगढ़ में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है इस तरह की धर्म संसद जो अमन व शांति का पैगाम होना चाहिए, जिसका रूहानियत की तालीम होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरह की ज़हर अफशानी हो रही है। और ख़ास तौर से अलीगढ़ के प्रशासन से और यूपी गवर्नमेंट से कि धर्म संसद जो होने जा रही है अलीगढ़ के अंदर, और इसके ज़रिए से जो एक गलत मैसेज जाएगा ये बेहतर नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए, इस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि वो अमन शांति और वो अमन प्यार, वो मोहब्बत जो होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कम वक्त में इलेक्शन का भी टाइम है, और इलेक्शन में अफरा तफरी का माहौल है, और हम सब लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को। इसलिए मैं ख़ास तौर से मैं गवर्नमेंट के नज़रों को मबजूल करना चाहता हूँ इस तरफ से कि हिंदुस्तान के अमन को बरकरार रखा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद और आलिम दीन डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जिस तरह 80% बनाम 20% की बात कर रहे हैं, इससे धर्म संसद करने वालों को तक़वियत मिल रही है और उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से फ़िरक़ावाराना करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि धर्म संसद पर फौरी रोक लगाए, क्योंकि ये इस मुल्क की और रियासत की सालमियत के लिए ख़तरा है। देखिए, सबसे पहले कि देश में कहीं भी इस तरह की धर्म संसद अगर मुनक्किद की जा रही है तो उस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह की संसद, धर्म संसद के बुलावे से समाज में नफ़रत का माहौल और सांप्रदायिकता फैलती है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों से भी प्रवोक मिलता है जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं। आप देखिए कि अभी हालिया बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये चुनाव विकास के राह पे नहीं होगा, बल्कि 80% और 20% के दरमियान होगा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में एक भावना देने की कोशिश हो रही है, एक ट्रैक देने की कोशिश हो रही है कि ये चुनाव भी, ये इलेक्शन भी सांप्रदायिकता के नाम पर होगी, विकास के नाम पे नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो बयान हैं उन लोगों को बचना चाहिए जो इस तरह की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और जहाँ तक धर्म संसद का मामला है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और इस पर सुनवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भारी बर्फबारी के 10 रोज बाद आज सियाहती मुकाम दूध पथरी को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। महकमे सियाहत और मैकेनिकल डिवीजन बडगाम ने दूध पथरी की जानिब जाने वाले रास्तों से बर्फ हटाई। कई सयाह यहां पहुंचे और कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुए। इन्होंने कहा कि तमाम सयाहों को दूध पथरी की सैर करनी चाहिए। सीईओ दूध पथरी बडगाम सुरैया ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ हर तरह की सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। पथरी जो है इस साल हमने पहली बार विंटर्स में टूरिस्ट्स के लिए खोला था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसी हुई कि बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद जो हमारी मशीनरी थी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक डाउन हो गया। इसका दरअसल कुछ दिनों के लिए ये बंद रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आज ठीक हो गया, तो आज से फिर ये खोल दिया गया। बहुत सारे टूरिस्ट्स आ रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग हियर। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमेशा इसको खुला रखें। मुल्क में राम मंदिर को लेकर चाहे जितनी भी सियासत की जाती हो, लेकिन उर्दू शायरी में राम को इमाम हिंद के तौर पर पेश किया गया है। उर्दू शोरा ने लॉर्ड राम के नाम को अमन के एक ऐसे इस्तिआरे के तौर पर पेश किया जिसकी मानवियत में वक्त के साथ इजाफा होता जा रहा है। पेश है भोपाल से नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के जेर एहतमाम भोपाल वीरेंद्र भवन में मुनक़िदा 6 रोजा ड्रामा फेस्टिवल में जुमा का दिन खास अहमियत का हामिल रहा। आज के दिन की अहमियत इसलिए भी है कि अभ्युदय संस्कृत मंच के जरिए राम इमामुल हिंद नाज़ी हिंद के उन्वान से ड्रामा पेश किया। हालांकि इसका मौजू इंतखाब करते वक्त लोगों में खौफ ये भी था कि मौजू के साथ इंसाफ हो सकेगा या नहीं, और फिर जिस राम के नाम पर मुल्क में इतनी सियासत हो रही है, वहाँ पर राम के किरदार और उर्दू शायरी को पेश करने में कहीं किसी तंजीम को इतराज न हो जाए। जब फनकारों ने उर्दू शोरा की शायरी को महवर बनाकर ड्रामा पेश किया तो सामाईन अनगिश्त बदनिदा रह गए।
तुलसीदास का ये नमूना है गोसाई के लतीफ एहसास का। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में राम इमाम हिंद पेश किया जा रहा है। तो उसमें राम के ऊपर उर्दू शौरा ने और अदीबों ने और हर सिन्फ में राम पर लिखा गया है। उनकी शख्सियत पर, उनके किरदार पर बहुत बात हुई है और वो एक बहुत अलामती किरदार है। हिंदुस्तान में समाजी हम आहंगी के लिए बहुत ज़रूरत है। नई नस्ल को उनके बारे में बताया जाना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू शेर व अदब में राम को किस तरह से, उनके उस मौजू पर किस तरह से बातचीत हुई है, वो नई नस्ल के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। यही मकासद है। भोपाल रविंदर भवन में मुनक़िदा ड्रामा राम इमामुल हिंद नाज़िहिन का आगाज उर्दू शोरा के कलाम से किया गया। फनकार आते और राम के औसाफ को शोरा के कलाम के जरिए बयान करके चले जाते। यही नहीं, ड्रामे का क्लाइमेक्स उस वक्त आता है जब स्टेज पर उर्दू के उन शोरा की कहकशां जमा होती है जिन्होंने राम के औसाफ बयान करने में लासानी नज़में लिखी हैं। अदाकारों का मानना है कि इस ड्रामे के जरिए हिंदुस्तान की एकजहती को जो पैगाम दिया गया है वही हिंदुस्तान की जरूरत है। राम इमाम हिंद मूल रूप से उर्दू अदब में जो राम पर बहुत तमाम शोरा ने कमाल की रचनाएं लिखी हैं, नज़्म लिखी हैं, उनके ज़रिए देश की एकता की बात करने का ड्रामा है। हम उर्दू अदब के ज़रिए अपनी बात शुरू करते हैं और संदेश ये देना चाहते हैं कि राम सबके हैं, किसी एक कौम के नहीं, किसी एक फ़िरके के नहीं, किसी एक जाति के नहीं, किसी एक कह सकते हैं भाषा के भी नहीं। तो ये संदेश है राष्ट्रीय एकता का और उसके माध्यम है राम, और राम पर रचा गया उर्दू अदब का साहित्य। हिंदुस्तान की जो 5000 साल की तहज़ीब है वो पूरी दुनिया को कुछ सबक देती है। और क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ राम की बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, तो अल्लामा इकबाल ने जैसा कि फरमाया कि उन्होंने ही है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो इस इमाम हिंद को समझने की वजह क्या है? दरअसल राम ने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से एक ऐसा पैगाम दिया कि वो एक लायक फ़र्जंद साबित हुए, लायक शौहर साबित हुए, लायक भाई साबित हुए। तो इस तरह से वो एक तहज़ीब का पैगाम देते हैं कि इस तरह से भी ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है। देखिए, हम कलाकार लोग कल को आकार देते हैं, इसलिए कलाकार हैं। वो गुजरा हुआ कल भी हो सकता है, आने वाला कल भी हो सकता है। गुजरे हुए कल में जो कुछ गुजर चुका है वो सब लोगों तक उनकी याददाश्त में हो ना हो, इस पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब राम इमामुल हिंद नाज़िहिन ड्रामे के जरिए उर्दू के 100 से ज्यादा शोरा के कलाम को एक ड्रामे के जरिए पेश किया गया। ड्रामे के जरिए न सिर्फ उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर के हसीन इम्तिजाज को पेश किया गया, बल्कि उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर को किस तरह से समोया गया है, इसकी तालीम के साथ हिंदुस्तान के सूफी संतों और यहाँ की देवी देवताओं का जिक्र किस शान से किया गया है, सामाईन इससे भी वाकिफ हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। इंदौर के वकीलों की सौती आलूदगी के नाम पर लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को बंद करने के मध्य प्रदेश जमत उलमा ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। मध्य प्रदेश जमत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के इबादत गाहों में किया जाता है और सभी मज़ाहिब के लोग अपनी मजहब की बातों की तशहीर और अपने प्रोग्राम में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। सौती आलूदगी के नाम पर सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद किया जाए और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी दी जाए, इसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। तो सारी दुनिया के लोग बगैर लाउड स्पीकर के अपने कामों को करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हैं, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो। लेकिन जब से दुनिया में माइक आया है तो उस माइक का इस्तेमाल अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सारी दुनिया करती है। हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, राजनेता भी करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। शादी ब्याह में पहले बगैर उसके गाने बजाने के सिंपल सी शादी होती थी, अब डीजे बजते हैं, बाजे बजते हैं। गणेश उत्सव होता है, उसमें भी बहुत गाजे बाजे
बाजे होते हैं, भजन कीर्तन होता है, ताजिए उठाए जाते हैं, सवारियां उठाई जाती हैं, दुर्गा उत्सव होते हैं पूरे देश में। ये तो हमारे देश की रंगीनी है, खूबसूरती है कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और सारे लोग खुशी खुशी करते हैं। तो आलूदगी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो सबके लिए है। तो कानून की जहाँ तक बात है, अगर बनाना है तो सबके लिए बनेगा भाई, खाली मस्जिद के लिए थोड़ी बनेगा। सारी जगह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, मंदिरों में भी खूब भजन कीर्तन होते हैं। हिंदुस्तान में मस्जिदों से बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, तमाम चीज़ें हैं, सब में माइक का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है चंद लोग ऐसे होते हैं, वरना हमें हिंदू भाइयों से मुलाकात होती है, वो इसकी बिल्कुल मुखालिफत नहीं करते, खुश होते हैं। और जो जल्दी उठने वाले होते हैं वो तो खुश होकर कहते हैं कि अजान की आवाज़ से हमारी नींद खुलती है। इसी तरह मंदिर है, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ भी भजन होता है। हम बहुत खुश होते हैं कि चलो भजन शुरू हो गया, सुबह हो गई, पुजारी जी आ गए, वो अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, भजन होते हैं, गीत होते हैं, गायन होते हैं। इस तरह भारत में एक गंगा जमनी तहजीब है, सब लोग अपने अपने मज़हब पे और अपनी अपनी इबादतों को करते हैं और माइक का भी इस्तेमाल करते हैं, सारे लोग करते हैं उसमें। अगर कि माइक के जरिए जो सुबह के वक्त या 5 वक्ता जो नमाज में इस्तेमाल किया जाता है, इससे लोगों के आराम में, तलबा की तालीम में खलल पड़ता है। सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। सुबह सुबह गुरुद्वारे में भी भजन कीर्तन होता है, मंदिरों में भी होता है, चर्चों में भी होता है, सब जगह होता है वो, और सब जगह होना चाहिए। इससे देश में जो है बरकत होती है, देश में रहमत नाजिल होती है। ये जो आजकल के लोग हैं ना, जो देर तक सोए पड़े रहते हैं और देश को बीमार कर रहे हैं, उनको ठीक करने की। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। कॉइन सुपर क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रोजन फंड्स की चपेट में। हांगकांग के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन सुपर के कस्टमर्स ने आरोप लगाया कि वे एक्सचेंज से पैसे या टोकन नहीं निकाल पा रहे हैं। फर्म के ऑफिशियल टेलीग्राम चैट के हिसाब से कहा जा सका कि नवंबर के अंत से अब तक दर्जन भर कस्टमर्स कॉइन सुपर से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कॉइन सुपर के टेलीग्राम चैट में नवंबर से ही एडमिन ने लोगों के सवालों के जवाब देने बंद कर दिए थे। हालांकि पिछले हफ्तों में उन्होंने परेशान यूजर से उनके ईमेल आईडी मांगे, जिससे कुछ उम्मीद जागी है। एनएफटी ट्रेडिंग हब की खबरों के बीच गेम स्टॉप की बड़ी छलांग। रेडिट के कल्ट फेवरेट स्टॉक गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में 1/4 बढ़त दर्ज की गई। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया कि कंपनी वर्चुअल गेम में कलेक्टिबल्स के लिए एनएफटीएस ट्रेडिंग पर एक ऑनलाइन हब बनाएगी और क्रिप्टो करेंसी साझेदारी भी स्थापित करेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद गेम स्टॉप 7.3% चलकर 140.62 यूएस डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि पिछले साल भी कंपनी के शेयर में उस वक्त उछाल आया था जब वो ऑनलाइन फोरम पर स्मॉल इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट हेज फंड्स के बीच जारी लड़ाई के सेंटर में था। लेकिन फिर मिड नवंबर में इसमें गिरावट का दौर जारी था, जो अब जाकर खत्म हुआ। सख्त रेगुलेशन पर सहमत विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी कंपनियों ने रेगुलेशन लागू करने के कई प्रस्ताव रखे, जिसमें किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे रेगुलेटरी कंसर्न्स के लिए एक्सचेंज को जिम्मेदार बनाने से लेकर उनके नेटवर्थ और टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग एक्सचेंज को डिफरेंशिएट करना शामिल है। हाल ही में कई कुछ मॉनिटरिंग्स जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज, उनके सलाहकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। एक्सचेंज ने कहा कि वे एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, केवाईसी और कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म का मुकाबला करने के संबंध में सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों में बढ़ोतरी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चाइनालिसिस की लेटेस्ट क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियां नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जिसमें अवैध पतों पर $14 बिलियन का प्रोग्रामेबल फंड्स पहुंचा। और भले ही आपराधिक गतिविधि टोटल लेजिटिमेट ट्रेडिंग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन फिर भी $14 बिलियन की इस अवैध गतिविधि को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी एक्टिविटीज की वजह से लोग इसमें निवेश से कतराने लगते हैं।
रिसर्च में पाया गया कि इन सब नेगेटिविटी के बावजूद एक अच्छी बात यह भी है कि अवैध रूप से मिले क्रिप्टो करेंसी के जब्त करने के लिए कानून भी सक्षम होता जा रहा है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।